हाय गाइस, दिस इज मयंक एंड आज हम केमिकल बॉन्डिंग का ट्यूटोरियल 5 करने वाले हैं। ऑलराइट, इसका मतलब 4 ट्यूटोरियल ऑलरेडी हो चुके हैं, 5वां ट्यूटोरियल है ये। अच्छा, आज के ट्यूटोरियल के कंटेंट्स क्या हैं, आइए देख लेते हैं। आज के ट्यूटोरियल के कंटेंट्स ये हैं। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और साथ में बॉन्ड एंगल्स के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। बॉन्ड एंगल्स वाली चीज़ों में लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं, तो प्लीज़ इस ट्यूटोरियल को ना एंड तक फॉलो करें, बिकॉज बॉन्ड एंगल्स के मोस्टली क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्यूटोरियल पे हैं, तो एंड तक ज़रूर फॉलो करें। ऑलराइट, एनीवेज, सो मैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ये 2017 एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको कुछ स्पीशीज दे दी गई हैं, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, Li2, Be2, B2, C2, N2, O2 माइनस, F2 न जाने क्या क्या। ठीक है, सो वी हैव सो मेनी स्पीशीज एंड आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, दैट आउट ऑफ दी स्पीशीज हाउ मेनी आर डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक स्पीशीज का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिनमें 0 हो। ये चीज समझ आ रही है? देखो, सिंपल सी चीज है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, वेयर n इज, n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ, n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उतना मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। अगर कहीं पे ये म्यू की वैल्यू 0 आ गई, अगर किसी सिचुएशन में म्यू विच इज दिस वन, मैं ग्रीन से सर्कल कर रहा हूं, म्यू की वैल्यू अगर 0 आ गई, देन द स्पीशीज इज कॉल्ड एज डायामैग्नेटिक। अगर म्यू की वैल्यू नॉन जीरो है, अगर म्यू की वैल्यू 0 है तो स्पीशीज को आप डायामैग्नेटिक बोलोगे। अगर म्यू की वैल्यू नॉन जीरो है तो स्पीशीज को क्या बोलोगे बच्चों? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहे हैं डायामैग्नेटिक क्या होता है, पैरा क्या होता है। तो आइए इन सब का चेक करते हैं यूजिंग एमओटी, वेदर दीज आर डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। एमओटी में मैंने 2 डायग्राम्स आपके साथ डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको जो मैं करने वाला हूं इसमें दिक्कत आ रही है तो यू शुड फॉलो द लेक्चर फर्स्ट एंड देन कम टू द ट्यूटोरियल। ठीक है, तो एनीवे, सो ये फटाफट मैं बता देता हूं 2 टाइप के डायग्राम कौन से थे। एक था जिसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से कम वाले स्पीशीज, जिसमें नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 या 14 से कम वाले स्पीशीज, और एक हमने मॉडल पढ़ा था 16 या 16 से ज्यादा वाले स्पीशीज। ठीक है, तो आइए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले तो 1 2 3 4, ये कौन सा मॉडल है? मैं तो सीधे ड्राइंग ही बना रहा हूं। ये किसका मॉडल है? ये ऑक्सीजन 16 प्लस वालों के लिए, जिनके अंदर 16 या 16 से प्लस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके लिए ये मॉडल फॉलो करते हैं। ये मॉडल का मतलब क्या है? ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है, ये सिग्मा 2s है, ये सिग्मा स्टार 2s है, ये सिग्मा 2pz है, ये पाई 2px है, पाई 2py है, ये पाई स्टार 2px है, ये पाई स्टार 2py है, और ये सिग्मा स्टार 2pz है। ये सारी डिस्कशन हमने लेक्चर में कर रखी है कि ये इसी तरीके से क्यों होता है। ठीक है, अगर आपको ये लिखने में इशू है तो यू हैव टू रेफर द थ्योरी फर्स्ट। ओके, सो दिस इज 16 प्लस के लिए मॉडल। 14 माइनस के लिए कौन सा मॉडल होता है? 1 2 3 4, नीचे वाले को थोड़ा उचका के ऊपर कर दिया, बाकी सब सेम है इस तरीके से। इसमें क्या क्या है आइए इसमें भी देख लेते हैं। दिस इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, दिस इज सिग्मा 2pz, दिस इज पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2pz। ओके, ऑलराइट, सो अब इसमें मुझे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स और मल्टीपल एटम्स को इसमें पुट करना है। सबसे पहले तो देखो हाइड्रोजन पे आ जाते हैं। हाइड्रोजन डायमैग्नेटिक है पैरा। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है गाइस?
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन हाइड्रोजन, द आंसर इज 2। H2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक H में एक इलेक्ट्रॉन है, H2 में दो एटम्स को सम कर दिया ना, तो H2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑब्वियसली राइट वाला मॉडल, ठीक है, 14 माइनस वाला मॉडल। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन नीचे चला जाएगा, दूसरा भी नीचे ही चला जाएगा। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इट इज डायमैग्नेटिक, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो H2 इज डायमैग्नेटिक। H2 के आगे मैंने D लिख दिया है, H2 के ऊपर D लिख दिया है। He2 प्लस, He2 प्लस, He2 प्लस में कितने होंगे? हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, He2 में 4 होंगे, और प्लस का मतलब एक का लॉस हुआ है, तो एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हीलियम में 4 इलेक्ट्रॉन, और प्लस का चार्ज ऊपर है, प्लस चार्ज ऊपर है मतलब 4 में से एक गायब। दैट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 3। देयर आर ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स। और ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में नहीं हो सकते, मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको भरने हैं। यू हैव टू फिल 3 इलेक्ट्रॉन्स। कैन दे ऑल बी पेयर्ड? नो, 3 में से एक ही पेयर बनेगा, एक तो अनपेयर्ड ही रहेगा ना, बट कोई बात नहीं, हम बेसिक से कर लेते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 नीचे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं, तीसरा भरोगे तो तीसरा ऊपर जाएगा। Obviously 1 electron is unpaired, unpaired electrons, that means this is a paramagnetic species। Li2 पे जाते हैं। Li2 क्या है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तीसरा एटॉमिक नंबर 3। Li2 में मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। आइए 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं इसमें, यही वाला मॉडल फॉलो होगा। 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 3 तो भरे हुए हैं, चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर 5वां 6ठा, ठीक है। अगेन देर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो दिस इज अ डायमैग्नेटिक स्पीशीज। आई होप यू आर फॉलोइंग इट। नेक्स्ट इज Be2, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, 4th। तो 2 बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब अभी भी राइट वाला मॉडल फॉलो करेंगे, तो 6 तो भर चुके हैं, 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। स्टिल द स्पीशीज इज डायमैग्नेटिक। B2 मतलब 5, बोरॉन मतलब 5, B2 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 तो भर चुके हैं, यही वाला मॉडल राइट वाला फॉलो करेंगे, 8 तो भर चुके हैं। ध्यान से देखेंगे, 9th कहां जाएगा बच्चों? 9th यहां जाएगा। 10th कहां जाएगा? 10th यहां जाएगा। ऑफ बॉ प्रिंसिपल वगैरह सब फॉलो कर रहे हैं यहां पे। अगर 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर की होती है तो सब दोनों को पहले हाफ फिल्ड किया जाता है, फिर उसके बाद पेयरिंग की जाती है। ये रूल होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में पढ़ते हैं हम, कि अगर 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है तो पहले दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन लेके जाओ और फिर उनको पेयरिंग करो, तो इस तरीके से फिलिंग होगी। दिस इज अ पैरामैग्नेटिक स्पीशी। B2 इज पैरामैग्नेटिक। C2 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स, C2 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स। अगेन राइट वाला मॉडल ही फॉलो करेंगे। 12 इलेक्ट्रॉन्स, ये 10 भर चुके हैं, 10 ऑलरेडी फिल्ड है। 11th इलेक्ट्रॉन यहां पे, 12th इलेक्ट्रॉन यहां पे। C2 मतलब क्या हो गया है? C2 मतलब डायमैग्नेटिक, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, डायमैग्नेटिक। अब कहानी आ गई N2 की। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो 12 तो भरे हुए हैं, 13वां देखो, ये 13th इलेक्ट्रॉन और ये 14th इलेक्ट्रॉन। तो N2 भी क्या हो गया? डायमैग्नेटिक, बिकॉज इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इट इज डायमैग्नेटिक। कितने डायमैग्नेटिक ऑलरेडी हो चुके हैं? कितने डायमैग्नेटिक ऑलरेडी हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 डायमैग्नेटिक ऑलरेडी हो चुके हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट O2 माइनस? व्हाट अबाउट O2 माइनस? ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। ऑक्सीजन में 8, 2 ऑक्सीजन में 16 और एक एक्स्ट्रा भी है तो 17। अरे 17 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स है ना। ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स है तो सारे तो पेयर्ड हो ही नहीं सकते, एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड बचेगा ही किसी भी हालत में, तो ये तो वैसे ही पैरामैग्नेटिक है। ऑड इलेक्ट्रॉन्स हमेशा, जो भी जिन स्पीशीज के पास ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा पैरामैग्नेटिक ही होंगे बाय लॉजिक, ठीक है। अब आखिरी रह गया F2। F2 मतलब एक फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है, 2 फ्लोरीन में 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा मॉडल फॉलो करना है? लेफ्ट वाला। आइए इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 14 हो गए, 15 16 16 हो गए, 17 and 18. I can clearly see that there are 0 unpaired electrons. If there are 0 unpaired electrons, it is diamagnetic. तो क्वेश्चन में बस ये पूछा कितनी स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज विच आर डायमैग्नेटिक. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 6. 6 स्पीशीज आर डायमैग्नेटिक. ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी क्लियर टू यू गाइस. आगे चलते हैं. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब मजेदार है. देखो मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा पढ़ा हुआ यूज हो गया, है ना, वो फीलिंग आती है ना. नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतना सारा पढ़ के जाते हैं और मेंस जैसे एग्जाम में, जो कि रिलेटिवली इजी एग्जाम माना जाता है, ठीक है, उस एग्जाम में उसके रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं आते, तो ऐसा लगता है जितना पढ़ा था वेस्ट हो गया. बट इस क्वेश्चन को देख के थोड़ी कॉन्फिडेंस फीलिंग आती है. ऐसा लगता है कि हमें अच्छे से ही चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए ताकि हम अच्छे से स्कोर कर पाए. अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिर्फ इन तीनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए, क्वेश्चन इन 3 स्पीशीज की स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए. वैसे तो देखो देख के समझ आ गया कि एमओटी तो यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम बता ही नहीं पाएंगे, देयर इज नो अदर वे. अब एमओटी यूज करना है तो Li2 के लिए मैं यहाँ पे 4 ऑर्बिटल बना रहा हूँ. दिस इज सिग्मा 1s, फिर उसके बाद क्या आता है सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s. Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? द आंसर इज 6 इलेक्ट्रॉन्स. हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, एटॉमिक नंबर 3 और 3 6, सीधी बात है, हिसाब किताब सिंपल है. तो लिथियम 2 में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हमें यहाँ पे भरने हैं. आइए भरते हैं, 1 2 3 4 5 6. तो लिथियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया एज पर योर एनालिसिस? लिथियम 2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है, ये लिथियम 2 का स्ट्रक्चर है. लिथियम 2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है, इसको देख के समझ आ रहा है, आंसर 1 आएगा. बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2. ये तरीका होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का. मोर द बॉन्ड ऑर्डर मोर स्टेबल इज द मॉलिक्यूल. ऑब्वियसली सोच के देखो क्या बोला, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा दैट मीन्स एटम्स एक दूसरे से उतनी ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे होंगे. जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, उतनी ज्यादा अट्रैक्शन फोर्सेस, उतना स्टेबल मॉलिक्यूल. ठीक है, तो लिथियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है. नेक्स्ट इज लिथियम 2+. लिथियम 2+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? अरे ऐसे ही देख लेते हैं, बार बार बनाने की क्या जरूरत है. लिथियम 2+ में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से हट जाएगा, ये वाले एरिया से एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, राइट. मतलब अगर चलो बना लेते हैं यार, रोना मत बस, ठीक है, कि भैया ने बताया नहीं. देखो लिथियम 2+ में पहले तो 6 इलेक्ट्रॉन बनाने पड़ेंगे और फिर एक रिमूव करना पड़ेगा. तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम 2+. लिथियम 2+ में 5 इलेक्ट्रॉन है और लिथियम 2+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना दिखाई दे रहा है? 0.5 बॉन्ड है, दिख रहा होगा बॉन्ड ऑर्डर सबको 0.5, 3 - 2/2. ठीक है, चलो एक आखिरी भी देख लेते हैं. इट इज लिथियम 2-, इसका ही बना ही लेते हैं. ये 4 बना लिए, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s. तो इसमें अब Li2- का बनाना है. दैट मीन्स इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7. जरा देखें, 1 2 3 4 5 6 7. इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ रहा है. अब एक चीज तो क्लियर है गाइस कि Li2 सबसे ज्यादा स्टेबल है. Li2 क्यों स्टेबल है? क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1 है, सबसे ज्यादा है. तो अगर इतना क्लियर है कि Li2 सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ऑटोमेटिकली आप बी आंसर तो मार्क कर ही दोगे.
मेरे को बाकियों के बीच में चलो नहीं भी पता, देखो क्वेश्चन के ऑप्शंस ऐसे सेट किए गए हैं कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। स्टेबिलिटी में एक चीज तो श्योर है, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर Li2 का आ रहा है, बाकी दोनों का 0.5 आ रहा है, Li2 का 1 आ रहा है, तो ऑब्वियसली आंसर बी हो गया, बी मतलब बॉम्बे। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इन दोनों में भी कंपेयर करना है, Li2 प्लस में और Li2 माइनस में, दोनों के बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो कैसे स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं? इफ बॉन्ड ऑर्डर आर सेम, if bond order of two species are same, then species with less number of electrons in ABMO is more stable। मेरे ख्याल से लॉजिक तो समझ आ ही गया कि अगर दो स्पीशीज हैं और दोनों स्पीशीज के बॉन्ड ऑर्डर सेम है, जैसे यहां Li2 प्लस और Li2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो कैसे कंपेयर किया मैंने? जिस स्पीशी के अंदर, ठीक है, ABMO मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो अनस्टेबल है। आप देखोगे ना Li2 माइनस के अंदर ये दिख रहा है आपको, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में। अगर आप लिथियम 2 प्लस में जाओगे तो एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में लिथियम 2 प्लस में। और लिथियम 2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3। बॉन्ड ऑर्डर सेम है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लिथियम 2 माइनस के ज्यादा है। ठीक है, दैट मीन्स ये अनस्टेबल होगा, तो रिलेटिव बहुत कम डिफरेंस होगा दोनों में, बट यस Li2 प्लस इज मोर स्टेबल, Li2 माइनस इज लेस स्टेबल, तो आंसर इसका बी है, बिल्कुल ठीक है। ओके, ये मेंस 2013 में आया हुआ सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बोल दिया? 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन, 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन। हाफ सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, ये क्या बोल रखा है? 2 पाई तो समझ आ रहा है, हाफ सिग्मा इसको कैसे चेक करते हैं? ठीक है, मैं आपको इसका सोल्यूशन ही बता देता हूँ सीधे सीधे। जैसे N2 प्लस का डायग्राम मुझे बनाना है, N2 प्लस का डायग्राम मुझे बनाना है, कैसे देखते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं पहले ऑप्शन सी से देख रहा हूँ, मुझे पता है आंसर सी है ना, तो थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो N2 प्लस यूज कर रहा हूँ। N2 प्लस जैसे ही मैंने देखा तो मुझे पता है इसमें 14 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक नाइट्रोजन में 7 होते हैं ना, तो 2 नाइट्रोजन में कितने हो गए? 7 7 14, और एक कम है, तो 14 माइनस 1 दैट मीन्स 13, देयर आर 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने वही टाइम पास सा टेबल बना दिया, मैं मार्किंग नहीं कर रहा। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा इसका क्या मतलब है। सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा वही सब बिल्कुल। अब इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, आइए भरते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब आप इसमें ध्यान से देखो, ये ऑर्बिटल कौन सा होता है? पाई 2px। ये ऑर्बिटल कौन सा होता है? पाई 2py। ये कौन सा होता है? सिग्मा 2pz। दैट मीन्स अगर इसको देखोगे, पाई बॉन्ड पूरा बन रहा है, दूसरा पाई भी पूरा बन रहा है, सिग्मा आधा बन रहा है, सिग्मा ऑर्बिटल आधा खाली है। दैट मीन्स इसको देख के समझ आ रहा है वी हैव 2 पाई प्लस हाफ सिग्मा बॉन्ड। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो इसका आंसर N2 प्लस ही है। बाकी अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आता है तो आपको सब देखने पड़ते हैं, तो आपको O2 प्लस भी देखना पड़ेगा। अब जैसे ऐसे ही एक O2 प्लस भी देख लेते हैं। O2 प्लस के लिए मुझे पता है कौन सा फॉलो करते हैं, ऑक्सीजन वाला ही फॉलो करते हैं। ये लो जी, बना दिया मैंने। ठीक है, O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है गाइस? O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? O2 में 16, O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सिग्मा तो पूरा बना हुआ है ना, हाफ सिग्मा तो है नहीं, सिग्मा तो पूरा बना हुआ है, तो बात खत्म हो गई।
तो वी हैव फुल सिग्मा बॉन्ड इन दिस, तो O2 प्लस इज नॉट द आंसर। बाकी भी चेक करोगे आंसर नहीं आएंगे, इसका आंसर N2 प्लस ही है। ऑलराइट, ये अभी बस लास्ट ईयर जेई मेंस 2019 जनवरी का सवाल है। ओके, आई होप सबको समझ आ रहा है। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। सवाल देख के समझ ही नहीं आया हाफ सिग्मा का क्या मतलब होता है, आधे बॉन्ड का क्या मतलब होता है, ये होता है आधे बॉन्ड का मतलब। MOT से क्लियर होता है आधे बॉन्ड का मतलब क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इन कंपाउंड ऑफ टाइप ECl3, एक कंपाउंड है ECl3, E के अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने। देखो EB हो सकता है, B मतलब बोरॉन, E फॉस्फोरस भी हो सकता है, P आर्सेनिक भी हो सकता है और बिस्मथ भी हो सकता है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, दैट मीन्स चार कंपाउंड दिए हैं। एक BCl3 है, एक PCl3 है, एक ASCl3 है और एक BiCl3 है। यहां तक तो समझ आ रहा है कि हमें चार कंपाउंड्स दिए गए हैं, ठीक है, और हमें एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है इनको, ठीक है, कि किसका एंगल ज्यादा है, किसका एंगल कम है। तो सबसे पहले जैसे BCl3 पे फोकस कर रहा हूं मैं, BCl3 पे फोकस कर रहा हूं, तो बोरॉन सेंट्रल एटम है, इट इज सराउंडेड बाय 3 क्लोरीन, वी हैव टू ज्वाइन दीज बाय सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। और मतलब अगर आप देखोगे तो बोरॉन के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो चुके हैं। दैट मीन्स देयर आर नो लोन पेयर्स। दैट मीन्स हाउ मेनी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स विद बोरॉन? द आंसर इज 3। 3 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स विद बोरॉन। अगर 3 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं तो इन दैट केस ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि ये बॉन्ड एंगल कितना होने वाला है गाइस? 120 डिग्री। लिंक समझ आया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया? बॉन्ड एंगल किसी ने पूछ लिया अगर आपसे, तो आपको शेप का तो आंसर देना ही पड़ेगा, और शेप का आंसर देने के लिए आपको शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि VSEPR थ्योरी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की नॉलेज के बेसिस पे शेप बता देती है। अगर मेरे पास 2 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं तो शेप लीनियर हो जाती है, 3 है तो ट्रायगोनल प्लेनर, 4 है टेट्राहेड्रल, 5 है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, 6 है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो VSEPR थ्योरी का काम समझो, वो क्या करती है, आपसे शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की इंफॉर्मेशन लेती है और आपको वापस आउटपुट में क्या देती है? शेप, ठीक है। अब ऐसे ही PCl3 का भी आप देख सकते हो, PCl3 का भी बिल्कुल देख सकते हो। फॉस्फोरस के 3 सिंगल बॉन्ड बनेंगे क्लोरीन के साथ, पक्की बात है। फॉस्फोरस के 3 सिंगल बॉन्ड बनेंगे क्लोरीन के साथ। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन फैमिली का ही तो है नाइट्रोजन फॉस्फोरस। नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फॉस्फोरस के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5 में से 3 तो बॉन्ड में यूज हो गए, बचे 2 का एक लोन पेयर। इस स्ट्रक्चर को देख के क्या लग रहा है? हाउ मेनी आर द शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स? द आंसर इज सिंपल, द आंसर इज 4। 4 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। इसके बेसिस पे VSEPR थ्योरी क्या कहती है? शेप क्या होनी चाहिए? 4 अगर शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं तो एज पर VSEPR द शेप इज द स्ट्रक्चर इज, मतलब आइडियल ज्योमेट्री बोल दो जिसे आप, इज टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये बननी चाहिए। और इस शेप को क्या बोलोगे? शेप को क्या बोलोगे? पिरामिडल, क्योंकि शेप का आंसर देने के लिए आपको लोन पेयर को छुपा लेना है। लोन पेयर को हाथ से छुपा लो तो बची हुई चीज क्या बच गई? पिरामिडल। इट इज पिरामिडल शेप, ठीक है। ऑब्वियसली एंगल थोड़ा कम हो गया, अगर आप देखोगे एंगल थोड़ा कम हो गया, समझ आ रही है बात? टेट्राहेड्रल का एंगल क्या होता है? 109 होता है, तो ये एंगल 109 के आसपास का कोई एंगल होना चाहिए। 120 तो कतई नहीं हो सकता। तो BCl3 का एंगल ज्यादा है, बोरॉन वाले केस में बोरॉन का एंगल ज्यादा है एज कंपेयर टू PCl3 में फॉस्फोरस का एंगल, इसका तो कम होगा ना।
नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज, ये Cl3 है बाय द वे। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज, जो बाकी के दो कंपाउंड्स हैं वो भी फॉस्फोरस के भाई बहन ही हैं। फॉस्फोरस के नीचे आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, फिर बिस्मथ, ये फॉस्फोरस के भाई बहन ही है। दैट मीन्स ये आर्सेनिक भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। एंड बिस्मथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। समझ आ रही है बात? बिल्कुल सेम से स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं। देखो एक चीज तो समझ आ गई कि BCl3 में एंगल हाईएस्ट है, बाकी तीनों का एंगल कम होगा। तो उस तरीके से सोचोगे तो आंसर अभी तक तो नहीं आया, बिकॉज दो ऑप्शन में ये चीज है। एटलीस्ट 50-50 हो गया। कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं अगर, तो 50-50 तो हो गया। ये गलत है, बोरॉन का कम तो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है। दैट मीन्स इधर द आंसर इज ए और द आंसर इज बी, ए और बी। यहां तक समझ आ रहा होगा? अब बस यही कंफ्यूजन है, ए मार्क करें या बी मार्क करें। अब आइए जरा इन तीनों में कंपेयर करते हैं, ठीक है। एक चीज आपको समझ आएगी, जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे जाता हूं मेरा सेंट्रल एटम का साइज बड़ा हो जाता है। टॉप टू बॉटम लिखते रहते हैं, थॉट प्रोसेस समझ आता रहता है। टॉप टू बॉटम साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। ऊपर से नीचे जाते हैं, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता है। उससे क्या होता है? बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। अरे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है तो एक सेंटर से दूसरे सेंटर का डिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है। बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है? दो न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस। देखो ये एक न्यूक्लियस है, मेरा हाथ, मेरे इस उंगली को इमेजिन करो, इस उंगली के ऊपर एक न्यूक्लियस है, दूसरी उंगली पे एक और न्यूक्लियस है। तो दो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है ना, इट इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। अब अगर इसका साइज बढ़ रहा है, इस वाली उंगली के ऊपर जो न्यूक्लियस बढ़ा हुआ है इसका साइज बढ़ रहा है तो ये थोड़ा दूर जाएगा, बिकॉज ये फैल रहा है तो ऐसे 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 फैलेगा, ये दूर जाएगा तो बॉन्ड लेंथ तो बढ़ेगी। साइज बढ़ता है एटम का तो उसका बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाता है, बॉन्ड लेंथ तो बढ़ेगी। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है तो रिपल्शंस बिटवीन बॉन्ड्स कम हो जाती है। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड थोड़े लंबे हो गए, तो बॉन्ड्स की आपस में रिपल्शंस खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सिंपल सी चीज आपको बताता हूं। जैसे मेरे हाथ में 3 पेन है, ठीक है, 3 की जरूरत नहीं है, 2 से काम चलाते हैं। ये 2 लिख रहे हैं, ठीक है, 2 लिख रहे हैं। मान के चलो मेरा ये बॉन्ड छोटा है, ये लो छोटे बॉन्ड है, ठीक है, छोटे बॉन्ड है। एक इलेक्ट्रॉन यहां पे पड़ा हुआ है, यहां पे मतलब इस पे पड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे पड़ा हुआ है। दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक यहां पे एक यहां पे। दोनों के बीच में डिस्टेंस देखो कितना छोटा है, डिस्टेंस छोटा है। ये छोटे बॉन्ड्स है तो ये और ये, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम है तो रिपल्शन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है तो एंगल ज्यादा होगा, फैल जाएगा ना ये ऐसे, बिकॉज इन दोनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा है तो ये चीजें ऐसे फैल जाएंगी क्योंकि एंगल बढ़ेगा रिपल्शन के कारण। लेकिन अगर मैंने इनकी थोड़ी बॉन्ड लेंथ बढ़ा दी, ये लो जी, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। अब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे है और यहां पे है। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो गया, डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो रिपल्शंस कम हो गई, डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो रिपल्शंस कम हो गई। रिपल्शंस अगर कम है तो बॉन्ड को फैलने की जरूरत ही नहीं है, तो बॉन्ड एंगल कम होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं फिर से समझा देता हूं एक बार और, मुझे पता है एक बार और देखने का मन कर रहा है, दोबारा देख लो। ये 2 बॉन्ड्स हैं, इन 2 बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ कम है, दिख रहा होगा छोटे छोटे बॉन्ड्स। एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे पड़ा हुआ है, एक यहां पे पड़ा हुआ है। दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर में अगर आप डिस्टेंस देखोगे कितना थोड़ा सा डिस्टेंस है, छोटा डिस्टेंस है, तो इतने छोटे डिस्टेंस पे रिपल्शंस होंगी। रिपल्शंस होंगी तो ये बॉन्ड ऐसे फैल रहे हैं, बिकॉज एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं ना, तो ये फैल रहे हैं। फैल रहे हैं का मतलब एंगल बढ़ रहा है। छोटे बॉन्ड्स के बीच में एंगल ज्यादा होता है। ऐसे ही अगर बड़े बॉन्ड होते हैं ये ऐसे, अब इन यहां पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक यहां पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में ऑलरेडी डिस्टेंस ज्यादा ही है। अब इनको उतना फैलने की जरूरत नहीं है बिकॉज रिपल्शंस आर ऑलरेडी लेस।
तो ये जो लिखा है ये भी समझ आना चाहिए कि अगर मैं ऊपर से नीचे जाता हूं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, जिसके कारण रिपल्शंस बॉन्ड के बीच में कम हो जाते हैं, जिसके कारण बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। दैट मीन्स ये ऑर्डर है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है। इसका आंसर बी है, बॉम्बे। आई होप सबको समझ आ रहा है। फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इससे काफी सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं बॉन्ड एंगल के। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 टू O2 माइनस, O2 से मुझे O2 माइनस की तरफ जाना है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं? O2 से O2 माइनस की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? तो यार मैं तो वही फटाफट डायग्राम बनाता हूँ। O2 वाला डायग्राम कौन सा होता है? ये वाला। ड्राइंग खेलनी होती है, मार्क नहीं कर रहा फिर से। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, वो सब ठीक है, सब समझ आता है। अब फटाफट ऐसी ड्राइंग बनानी है, टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट ऐसी ड्राइंग बनानी है। O2 के मॉलिक्यूल्स, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन, 16 भरते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। These are the 16 electrons of O2. Now मुझे O2 से O2 माइनस में जाना है, दैट मीन्स मुझे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अभी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होगा गाइस? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होगा? यहाँ पे ऑब्वियसली, ये ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है यही एक्स्ट्रा है। अब ये कौन सा ऑर्बिटल है? दिस इज पाई स्टार 2px। ऑब्वियसली द आंसर इज बी। ये 2019 मेंस में आया था, ठीक है, अप्रैल वाली शिफ्ट में आया था। आई होप सबको समझ आ रहा है, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, द आंसर इज बी। ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ना बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, हाइपोथेटिकली तो हुआ। इसने बोला है एसपी मिक्सिंग नहीं है, मान लो। वैसे तो होती है, एसपी मिक्सिंग होती है। इसने कहा मान लो नहीं होती। अगर एसपी मिक्सिंग नहीं होती, ये चारों के चारों अगर आप स्पीशीज चेक करोगे, ऑल दीज 4 स्पीशीज आर 14 इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, मतलब 14 से कम इलेक्ट्रॉन्स है सबके पास, 14 या 14 से कम। आपको पता है बेरिलियम के पास कितने? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, तो 4 + 4 कितने हो गए? 8। बेरिलियम में 8 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन में ऐसे ही 10 है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो 5 + 5 10 हो गए। कार्बन में ऐसे ही 12 है, नाइट्रोजन में ऐसे ही 14 है। इन सब में तो ये वाला मॉडल फॉलो होना था। कौन सा मॉडल फॉलो होना था? देख रहे हो? इन सब में तो ये वाला मॉडल फॉलो होना था, जिसमें 14 या 14 से कम में ये वाला फॉलो होता है, जिसमें एसपी मिक्सिंग हो रखी होती है, जो लेस लॉजिकल मॉडल है थोड़ा हमारे लिए। ठीक है, बिकॉज हमें एसपी मिक्सिंग के बारे में बहुत तो नहीं पता ना, तो बस हमारे लिए थोड़ा लेस लॉजिकली बनता है ये मॉडल। तो वैसे तो थोड़ा सा हमने आइडिया ले लिया था लेक्चर में। अगर आपको लग रहा है कि आपको एक बार देखना है एसपी मिक्सिंग एग्जैक्टली क्या होती है, मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है अपने लेक्चर के अंदर, तो यू कैन रेफर द लेक्चर ऑल्सो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला लेक्चर होगा, उसमें आप चेक कर सकते हो कि एग्जैक्टली एसपी मिक्सिंग क्या है, जिसके कारण ये वाला डायग्राम बन जाता है, ये जो राइट साइड मैंने बनाया डायग्राम। एनीवेज, दिस इज विद एसपी मिक्सिंग। एसपी मिक्सिंग के साथ ये डायग्राम बनता है। इन भाई साहब ने क्या बोला? अज्यूम करो एसपी मिक्सिंग नहीं है, दैट मीन्स विदाउट एसपी मिक्सिंग। विदाउट एसपी मिक्सिंग कौन सा डायग्राम बनेगा? अरे वही जो 16 और 16+ के लिए यूज करते थे हम। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से ऊपर वाले स्पीशीज के लिए विदाउट एसपी मिक्सिंग वाला डायग्राम था। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से कम वालों के लिए विद एसपी मिक्सिंग वाला डायग्राम था। चलो विदाउट एसपी मिक्सिंग वाला डायग्राम लिखते हैं। 1 2 3 4, ये लो जी, ये विदाउट एसपी मिक्सिंग वाला डायग्राम है। अब एग्जामिनर वांट्स अस टू यूज विदाउट एसपी मिक्सिंग वाला डायग्राम फॉर दीज स्पीशीज।
अदरवाइज वो हमसे गलत काम ही करवा रहे हैं। सोच के मतलब समझ आ रहा है सबको? इन स्पीशीज के लिए जो कि हमें दे रखी है स्पीशीज ऑप्शंस में, इनके लिए राइट वाला डायग्राम मुझे आइडियली यूज करना चाहिए, बट एग्जामिनर ने क्या कहा कि यू हैव टू यूज विदाउट एसपी मिक्सिंग वाला। मतलब हाइपोथेटिकल है ये, रियलिटी नहीं है। उसने बस ये बोला इन स्पीशीज के लिए ये गलत डायग्राम यूज करके देखो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 8 इलेक्ट्रॉन है। मैं लेफ्ट साइड भी 8 लिखूंगा, राइट साइड भी 8 लिखूंगा। डिफरेंस देखते हैं। लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो राइट साइड भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फर्क ही नहीं पड़ता, नो चेंज। अगर आप लेफ्ट वाला डायग्राम फॉलो करते हो या राइट वाला डायग्राम फॉलो करते हो, बेरिलियम के लिए नो चेंज, बिल्कुल सेम आंसर आते हैं दोनों साइड। बोरॉन के लिए आइए, B2 की बात करते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए विदाउट sp मिक्सिंग। मतलब B2 की बात करते हैं, ये सारे यहां पे ना टेबल बना लेते हैं एक्चुअली। BE2, B2, C2 और N2। इसमें पहले तो विद sp मिक्सिंग वाला और विदाउट sp मिक्सिंग वाला। दोनों केस में BE2 विद sp मिक्सिंग में डायामैग्नेटिक आता है। डायामैग्नेटिक मतलब कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बोरॉन B2 की बात करते हैं। B2 में विदाउट sp मिक्सिंग में 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए, और विद में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये आएगा, दिख रहा होगा। दैट मीन्स विद sp मिक्सिंग के में ये पैरा आता है, और विदाउट sp मिक्सिंग में ये डाया आता है। आंसर चेंज हो गया। देखो, बोरॉन पे फर्क पड़ता है, गलत डायग्राम यूज कर लोगे तो आंसर गलत आ जाएंगे, और एग्जामिनर तो गलत आंसर ही पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में विद sp मिक्सिंग वाला यूज करना चाहिए था इसके लिए, बट एग्जामिनर पूछ रहा है अगर विदाउट यूज करूंगा तो आंसर क्या आएगा। अच्छा, C2 की बात करते हैं। C2 मतलब 2 और इलेक्ट्रॉन ऐड करने, 12 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे चेक करेंगे, 10 तो ऐड कर चुका हूं, 11वां 12वां, 12 इलेक्ट्रॉन, और राइट साइड में 2 और ऐड करने, तो 11वां 12वां। C2 के लिए sp मिक्सिंग के साथ आंसर डायमैग्नेटिक आता है, और sp मिक्सिंग के बिना आंसर पैरामैग्नेटिक आता है। ये भी आंसर 2 दे रहा है, अलग अलग आंसर दे रहा है। फाइनली N2 की बात करते हैं। N2 में 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने, तो N2 में लेफ्ट साइड 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, ये लो। राइट साइड भी 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, ये लो। दोनों साइड N2 का आंसर क्या आता है? डाया, ठीक है। दैट मीन्स B2 और N2 में आंसर दोनों डायग्राम से ठीक आते हैं। BE2 और N2 में आंसर दोनों डायग्राम से ठीक आते हैं, बट B2 C2 का इशू है। अब इसने पूछा क्या है? उसने पूछा है कि अगर मैं sp मिक्सिंग नहीं करूंगा, दैट मीन्स मैं इस चीज की बात कर रहा हूं, sp मिक्सिंग नहीं करूंगा तो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज कौन सी आएगी? sp मिक्सिंग नहीं करूंगा तो पैरामैग्नेटिक स्पीशी कौन सी आएगी? द आंसर इज C2। इसका आंसर सिंगल चॉइस है C2। थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। दिस केम इन 2014 एडवांस। इंटरेस्टिंग लगा होगा, बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर बेस्ड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। P4 मॉलिक्यूल है, कोई P4 मॉलिक्यूल है, उसमें P बॉन्ड एंगल पूछा है। अब P4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बच्चों याद होना चाहिए। बिल्कुल सही सुना आपने। इसका स्ट्रक्चर जब अगर याद नहीं होगा ना, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक द स्ट्रक्चर ऑन योर ओन। नहीं बनता है इसका स्ट्रक्चर, खुद से तो नहीं बनता है, ठीक है। टफ है स्ट्रक्चर बनाना। याद होगा तो आंसर आ जाएंगे। अब क्या स्ट्रक्चर है इसका, है ना, इतना हाइप कर दिया तो स्ट्रक्चर भी बताओ। पहला P, दूसरा P, तीसरा P, 3 P बनाया मैंने अभी। ये क्या बना दिया?
ट्राइंगल, 3 पी बनाए, ट्राइंगल बन गया। एक और पी बनाना है, पेपर के प्लेन के बाहर, वो तीनों बॉन्ड पेपर के प्लेन में थे, तो ये पेपर के प्लेन में बाहर एक पी है, इसका इसके साथ बॉन्ड, इसके साथ बॉन्ड। बात समझ आ रही है? बेसिकली ये एक टेट्राहेड्रॉन है जिसमें 4 फेसेस हैं और चारों फेस ट्राइंगल है। अब कोई भी फेस को देख लो, ठीक है, देयर इज अ लेफ्ट फेस, मैं सर्कल कर रहा हूं इन तीनों को, यहां से देखो, मतलब यहां से देखो, ये लेफ्ट फेस है, दिख रहा है? तो ऐसे इसका एक राइट फेस भी है, एक बॉटम फेस भी है, एक बैक फेस भी है, जो ब्लैक 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 बॉन्ड से बना हुआ है, बैक वाला फेस है, ठीक है, पीछे वाला फेस है। तो इट इज अ टेट्राहेड्रॉन जिसमें हर फेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। समझ आ गया? हर फेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। दैट मीन्स हर फेज में एक एंगल कितना होगा, मतलब कोई भी एंगल ले लो, मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हर फेस का एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 60 डिग्रीज। इन P4 मॉलिक्यूल PPP बॉन्ड एंगल्स आर 60 डिग्रीज। हाँ, सारे फॉस्फोरस के पास एक एक लोन पेयर भी है, बिकॉज 3 बॉन्ड बन रखे हैं, 3 बॉन्ड बन रखे हैं, तो 2 इसके वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 में से 3 तो बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो गए, बचे 2, उसका लोन पेयर लगा दिया, ठीक है। और एंगल तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए 60 डिग्रीज, बिकॉज एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और कोई एंगल हो ही नहीं सकता। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइज्ड बाय एनायन फॉर्मेशन इज, इसमें से कौन से मॉलिक्यूल को हम स्टेबलाइज कर सकते हैं बाय एनायन फॉर्मेशन? अगेन थोड़ी सी फीलिंग है कि हमें यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए। 2 मॉडल है हमारे पास, मैं दोनों मॉडल फिर से ड्रॉ कर देता हूं। एक मॉडल कौन सा है? ये वाला, ड्राइंग से आप जज करिए। अच्छा, लेफ्ट वाला मॉडल किसके लिए? ड्राइंग से जज कीजिए। लेफ्ट वाला मॉडल किसके लिए? सोच के बताओ बताओ बताओ, दिमाग में सोच के रख लो। लेफ्ट वाला मॉडल इज फॉर O2 प्लस, मतलब 16 प्लस के लिए, 16 प्लस के लिए, 16 एंड 16 प्लस बोल दो, ठीक है, प्लस और इक्वल टू, ठीक है। और दूसरा जो राइट वाला मॉडल है वो sp मिक्सिंग वाला मॉडल है, ये किसके लिए? 14 और 14 माइनस, इसके लिए। तो आइए जरा इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 12। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक काउंट इज 9, सो F2 मीन्स 18, O2 मीन्स 16, O2 means 16 and NO means 15. Okay, let's talk about C2 first. C2 के लिए कौन सा फॉलो करना है? C2 के लिए राइट वाला। चलो आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दिस इज योर C2। 12 हो गया। वैसे तो C2 को देख के एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी समझ आती है कि C2 में सिर्फ 2 पाई बॉन्ड है, सिग्मा है ही नहीं। देखो, दिस इज योर पाई 2px, दिस इज योर पाई 2py। तो C2 के लिए एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ यहाँ पे नोट हो रही है, ओनली 2 पाई बॉन्ड्स एंड नो सिग्मा, कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं है एज पर MOT। हाँ, हमने थ्योरी पढ़ रखी है, पहला बॉन्ड 2 एटम्स के बीच में सिग्मा बनता है और सब्सिक्वेंट बॉन्ड्स एटम्स के बीच में पाई बनते हैं। बट MOT थोड़ी अलग सी थ्योरी है, मतलब इसकी ऑब्जर्वेशन थोड़ी तो वेरी करेंगी ना हमारी पुरानी ऑब्जर्वेशन से। तो अब
एज पर एमओटी C2 के अंदर सिग्मा बॉन्ड होता ही नहीं, देयर इज नो सिग्मा। ठीक है, चेक कर लो ना, ये 14 इलेक्ट्रॉन वाला मॉडल था और आपने 12 भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भर दिए रेड कलर से। अब ये 12 इलेक्ट्रॉन्स देख के समझ आ रहा है कि देयर आर ओनली 2 पाई बॉन्ड्स एंड देयर इज नो सिग्मा बॉन्ड, देयर इज नो सिग्मा बॉन्ड एज पर एमओटी। तो दिस इज योर C2। ठीक है, अगर C2 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, अगर C2 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो कहां पे ऐड होगा, वो मतलब ये तीनों कैसे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अगर C2 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऐड होगा, दैट मीन्स अच्छी बात है, इट विल गेट स्टेबलाइज्ड। तो C2 से C2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, मतलब अगर मैं ये चेंज की बात करूं C2 से C2 माइनस, पहले बॉन्ड ऑर्डर कितना था, द आंसर इज 2, C2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2.5। बॉन्ड ऑर्डर समझ आ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कैलकुलेशन बिठाओगे यहां पे तो 4 माइनस 0/2, मतलब नीचे वाले तो एक दूसरे से कट गए ना, ये नीचे वाले तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, ये तो कट ही गए एक दूसरे से। तो जो बैलेंस नहीं हो रहे वो ये हैं, तो इन्हीं में सीधी कैलकुलेशन बिठा सकते हो। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो 4 माइनस 0, ऊपर है ही नहीं कोई, 4 माइनस 0/2, द आंसर इज 2। पहले बॉन्ड ऑर्डर 2 था, लेकिन एक एक्स्ट्रा अगर नीचे आ गया तो 5 माइनस 0/2 हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ जाएगा। तो अगर इसने मेरे से पूछा है कि इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन खा के, तो C2 तो आंसर गाइस होगा ही, बाकी पता नहीं, C2 तो आंसर है। ठीक है, अब ऐसे ही O2 की बात करते हैं। O2 में आइए, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, आइए 16 भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब यहाँ पे O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, देख के समझ आ रहा है, दीज आर द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दीज आर द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगर आपको कहीं पे भी कोई चीज समझ नहीं आ रही, प्लीज रेफर लेक्चर, पहले बता रहा हूं, मतलब बिना मतलब के अपना दिमाग खर्च करने की जरूरत ही नहीं है ना, एक बार लेक्चर अटेंड कर लो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला, अपने आप ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। व्हाट इज BMO, व्हाट इज ABMO, ये दोनों ABMO क्यों हैं। एनीवे, सो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो रहा है, 6 माइनस 2/2, दैट इज 2। और दूसरी तरफ इसको अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खिला दिया, O2 को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खिला दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा यार, वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। दैट मीन्स O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3/2, द आंसर इज 1.5। दैट मीन्स ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन खिलाओगे तो ऑक्सीजन डीस्टेबलाइज हो जाएगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। तो O2 वाला आंसर नहीं है, C2 वाला आंसर है। F2 की बात कर लेते हैं। F2 में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक सेकेंड, F2 में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जरा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 भर दिए। देखो 18 इलेक्ट्रॉन्स, लेफ्ट वाला ही मॉडल यूज किया, 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसको यूज करके F2 में, F2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, इट इज 6 माइनस 4/2, द आंसर इज 1। अगर मैं F2 माइनस बना दूं, F2 माइनस बना दूं, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, वो कहां ऐड होगा, ये भी कौन सा ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो वो ऊपर ऐड होगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन F2 माइनस वाला। दैट मीन्स अब आंसर क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर का, 6 माइनस 5/2, दैट मीन्स 0.5। दैट मीन्स F2 भी आपका आंसर नहीं है। एक इकलौती चीज रह गई है, NO। NO, why NO is interesting, why NO is interesting, बताते हैं। थोड़ा सा पहले साफ सफाई कर लें। ये देखो,
ये लो, थोड़ी सी साफ सफाई की है यहाँ पे। अभी NO के लिए हम बनाएंगे, ठीक है। वाई NO इज इंटरेस्टिंग बिकॉज NO के पास ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स 8, नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स 7, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 15 इलेक्ट्रॉन्स, और NO में नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है। तो किसका मॉडल फॉलो करें मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे करते दोनों ही फॉलो करके देख लेते हैं। लेट्स ट्राई फॉर 15 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट वाला मॉडल। अगर लेफ्ट वाले मॉडल में 15 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो भरे हुए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भरे हुए, 11 12 13 14, 15वां कहाँ, 15वां ऊपर। 15 इलेक्ट्रॉन मॉडल समझ आ गया। अब अगर राइट वाले में 15 डाल दूं मैं तो 8 तो पहले से भरे हुए, 9 10 11 12 13 14, 14 हो गए, 15वां ये। बच्चों दोनों में सेम आ रहा है, चेक करके देख लो, दोनों में बिल्कुल सेम कहानी आ रही है। तो NO में आप कोई भी मॉडल यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, दोनों में आंसर सेम आएगा। देखना, इस लेफ्ट वाले में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इस पोजीशन पे ऐड करोगे, ग्रीन वाली, ग्रीन से जो किया है। राइट वाले में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो भी इसी पोजीशन पे ऐड करोगे। दोनों केस में इलेक्ट्रॉन किस में ऐड कर रहे हो, एंटी बॉन्डिंग में ही ऐड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो सी भी आंसर नहीं है। वैसे भी सिंगल करेक्ट था यार, ये सिंगल करेक्ट था तो ए आंसर आ गया ना, आगे बढ़ो। सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं होती, मेंस का क्वेश्चन है, आंसर आ गया, आगे बढ़ो, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर। बॉन्ड एंगल्स के ऊपर सवाल के ऊपर कुछ सवाल है मेरे पास, तो लेट्स ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस। देयर आर 2 to 3 क्वेश्चंस और बॉन्ड एंगल्स, ओके। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करने H2O, H2S, H2SC, H2TE। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे कौन होता है, ऑक्सीजन के नीचे कौन होता है, सल्फर, सल्फर के नीचे सिलेनियम, सिलेनियम के नीचे टेलोरियम। दैट मीन्स डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। और आप साइड वाले एटम पे देखो, वो सेम है, हाइड्रोजन। एग्जामिनर जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, एक एटम को सही सेम रखेगा, बाकी एटम्स को चेंज करेगा। अब यहां पे उसने किस एटम को सेम रखा है, साइड वाले, सराउंडिंग एटम को सेम रखा है, सेंट्रल एटम को कांस्टेंट रखा है, सेंट्रल एटम को सॉरी चेंज किया है, सराउंडिंग एटम्स को सेम रखा है। जैसे पहला सेंट्रल एटम उसने ऑक्सीजन चूज किया, दूसरा सल्फर, तीसरा सिलेनियम, चौथा टेलोरियम। तो कुछ मतलब निकलता है क्या इससे? अब सिंपल सी चीज है, एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, साइज ऑफ सेंट्रल एटम increases. That means something like this is happening कि ये OHH है, ये थोड़ा लंबा बड़ा साइज हो गया, ये SHH है। ऐसे ही दो में कंपेयर कर रहा हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स थोड़े ऐसे हैं। I'll just use a different color to mark the electrons. ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है किस में रिपल्शन ज़्यादा हो रही होंगी? द आंसर इज HOH में रिपल्शन ज़्यादा हो रही होंगी, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज लेस। सिंस सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है। सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है तो सेंट्रल एटम जो बॉन्ड बना रहा है उनकी लेंथ भी बढ़ रही है। उस लेंथ बढ़ने के चक्कर में इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो मोर रिपल्शंस कहां हो रही हैं? OH-OH बॉन्ड में। इट इज फेसिंग मोर रिपल्शंस। मोर रिपल्शंस मतलब मोर एंगल, ये लार्जर एंगल। ज्यादा रिपल्शन हो रही है तो इसका एंगल लार्ज होगा, लार्जर एंगल। तो इसका आंसर क्या है? H2O में एंगल हाईएस्ट है, फॉलोड बाय H2S, फॉलोड बाय H2SC, फॉलोड बाय H2TE। दिस इज द आंसर, दिस इज द एनालिसिस।
आई होप सबको क्लियर है बॉन्ड एंगल का एनालिसिस मैंने इस केस में कैसे किया है। मेरा सेंट्रल एटम चेंज हो रहा था, मतलब ये कौन सा केस बना, ये कौन सा केस बना, सेंट्रल एटम इज चेंजिंग, सराउंडिंग इज नॉट। सेंट्रल एटम इज चेंजिंग while surrounding atoms are same। ठीक है, सेंट्रल एटम आपको चेंज हो रहा था, सराउंडिंग एटम्स आपके सेम थे। चलिए अगले केस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट केस के अंदर हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं और इन 4 मॉलिक्यूल्स को अगर आप ध्यान से देखो तो इस केस में सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम्स चेंज हो रहे हैं। केस चेंज हो गया, ध्यान दीजिए। इन दिस केस सेंट्रल एटम इज सेम while surrounding atoms are changing। surrounding atoms are changing। ठीक है, ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट केसेस में से आ जाता है कि सेंट्रल एटम आपका सेम है बट सराउंडिंग एटम्स आपके चेंज हो रहे हैं, है ना। इंटरेस्टिंग केस बन गए। चलो आइए देख लेते हैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसे। अब देखो, एक तरफ फॉस्फोरस के बॉन्ड है फ्लोरीन के साथ, किसी 2 केस को कंपेयर कर लेते हैं। एक तरफ फॉस्फोरस के बॉन्ड्स हैं क्लोरीन के साथ, एक तरफ फ्लोरीन है, एक तरफ क्लोरीन है। ओके, अब मुझे एक चीज बताइए, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है फॉस्फोरस और फ्लोरीन में से? ऑब्वियसली फ्लोरीन। टॉप 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पता ना, FONCl। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फॉस्फोरस से। तो होगा क्या कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा लाइक दिस, बिकॉज फ्लोरीन थोड़ा लालची है। फ्लोरीन थोड़ा लालची है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा। ठीक है, दूसरी तरफ क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन थोड़ा बड़ा है तो, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। लिस्ट में देखो ना, तो खींचेगा बट उतने अच्छे से नहीं खींचेगा। तो क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन्स इतने खिंचे हुए नहीं है और क्लोरीन का थोड़ा साइज भी बड़ा है। तो अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को समझ रहे हो तो आपको आंसर भी समझ आ जाएगा। देखो, मैंने पहला फैक्टर कौन सा बोला, फ्लोरीन अपनी तरफ खींच के बैठा हुआ है। अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के बैठा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस मींस लेस रिपल्शन। अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो गया है, बिकॉज दोनों फ्लोरीन ने अपनी तरफ खींच के इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो रिपल्शन कम हो गई। दैट मीन्स डिस्टेंस ज्यादा, दैट मीन्स रिपल्शन कम। थॉट प्रोसेस, डिस्टेंस ज्यादा, रिपल्शन कम। रिपल्शन कम का मतलब क्या होता है? एंगल लेस। अगर 2 बॉन्ड्स के बीच में रिपल्शन ज्यादा होंगी तो एंगल बढ़ेगा, रिपल्शन कम होंगी तो एंगल घटेगा। तो इसका एंगल कम होना चाहिए। और दूसरी साइड डिस्टेंस कम है तो रिपल्शन ज्यादा है। और एक और फैक्टर है, क्लोरीन का साइज बड़ा है तो भी तो रिपल्शन ज्यादा है। ठीक है, इस पूरे सिनेरियो में, राइट वाले सिनेरियो में रिपल्शंस ज्यादा हैं ओवरऑल। रिपल्शंस क्यों ज्यादा हैं ओवरऑल? बिकॉज एक तो क्लोरीन का साइज भी बड़ा है, बड़े एटम आपस में रिपेल करेंगे, और दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी बीच में है थोड़े। फ्लोरीन में तो एकदम खींचे हुए थे, इसमें उतने खींचे हुए नहीं है, तो इसमें रिपल्शन ज्यादा है। रिपल्शन ज्यादा मतलब एंगल ज्यादा। तो इसका आंसर आपको समझ आ गया होगा। द आंसर इज दिस। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू गाइस। मुझे ऐसे क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आता है। पूरे लॉजिकल सवाल होते हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं होती।
इज दिस थिंग ओके? समझ आ रहा है, हजम हो रही है बात? ओके चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का आखिरी सवाल है ये, इन तीनों का बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। अब इन तीनों का बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है तो यार एक चीज आपको समझ आनी चाहिए कि ये दो स्पीशीज एक जैसी हैं, ये थोड़ी अलग है, क्योंकि इन दोनों स्पीशीज में ऑक्सीजन कॉमन है और उसके साथ में एक हैलोजन है, ये। और ये तीसरी स्पीशी थोड़ी अलग सी है, OH2, इसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है। ओके तो यहां पे थोड़ा दिक्कत आ सकती है, मतलब थोड़े से कान खड़े हो गए कि यार यहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग चीजों को कंपेयर करने के लिए बोल दिया गया है, सेम टाइप की चीजें नहीं ली, अलग अलग चीजों को कंपेयर करने के लिए बोल दिया है। जैसे OF2 और OCl2 में तो मैं आराम से कंपैरिजन कर सकता हूं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, सेम वही कंपैरिजन कर सकता हूं कि यार OF2 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्टेड होंगे? फ्लोरीन की तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर सबको याद रखना है, FONCl, टॉप 4। तो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, फ्लोरीन ज्यादा लालची है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा। और क्लोरीन और ऑक्सीजन में से ज्यादा लालची कौन है? क्लोरीन और ऑक्सीजन में से ज्यादा लालची कौन है? ऑक्सीजन। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्टेड होंगे? ऑक्सीजन की तरफ। और राइट वाले के अंदर साइज बड़ा किसका है? क्लोरीन का। दोनों फैक्टर्स क्या हिंट दे रहे हैं? दोनों फैक्टर्स क्या हिंट दे रहे हैं? इसमें डिस्टेंस ज्यादा है, समझ आ रहा है? मैं दोबारा से बता रहा हूं, लेफ्ट वाले के अंदर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की तरफ शिफ्टेड। राइट वाले केस में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड। और क्लोरीन, दोनों एटम्स का साइज भी बड़ा है। इन सारे फैक्टर्स को समझ के क्या चीज समझ आ रही है? यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है, राइट वाले केस में डिस्टेंस कम है, और यहां पे क्लोरीन की रिपल्शंस भी हो रही हैं। दैट मीन्स इन राइट वाला केस रिपल्शंस आर हाई, रिपल्शंस आर मोर, दैट मीन्स मोर एंगल। ये पक्की बात है। अगर कोई OF2 और OCl2 में कंपेयर करता है तो फर्स्ट पोजीशन किसकी आएगी? OCl2 की। सबसे ज्यादा OCl2 आएगा बॉन्ड एंगल के केस में। लेकिन अब यहां पे एक तीसरा स्पीशीज भी है, वाटर, OH2। गाइज अब यहां पे आपके लॉजिक बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। एक चीज तो समझ आ रही है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। वही सेम एनालिसिस करके देखते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पे भी रिपल्शंस होंगे। लेकिन यहां पे हाइड्रोजन कैसे एटम्स है? छोटे एटम्स हैं, तो यहां पे सिर्फ ऑक्सीजन के लोन पे, ऑक्सीजन के बॉन्ड पे रिपेल कर रहे हैं, बट हाइड्रोजन आर स्मॉल एटम्स। तो कईयों को ये फीलिंग आ रही होगी वाटर का एंगल Cl2 के एंगल से कम होगा, एंड लेट मी टेल यू OF2 का और कम होता है। दिस इज द फाइनल आंसर। वाटर का एंगल दोनों के बीच का होता है, काइंड ऑफ फैक्ट की तरह याद रखना पड़ता है। OCl2 का एंगल 110 डिग्रीज होता है, OF2 का 103 डिग्री होता है, और इसका 104.5 डिग्री होता है। मैंने फिगर्स भी आपको बता दिए, 110, OF2 का 103, OH2 का दैट इज H2O का 104.5, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया है जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। आई होप आपको आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज के सेशन में हमने MOT के रिलेटेड काफी मेंस और एडवांस्ड के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, एंड साथ में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया बॉन्ड एंगल्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन। टेक केयर, बाय बाय।